नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के एमसीक्यू प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका भारत से किस संधि द्वारा अलग होता है। हमें ऑप्शन दिया है करा स्थल संधि, या फिर पनामा स्थल संधि, या फिर पाक जल संधि, या फिर जिब्राल्टर जल संधि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम केवल एमसीक्यू ही सोल्व करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में केवल एमसीक्यू ही पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम एमसीक्यू सोल्व करने की आदत बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पर व्याख्या की जरूरत होगी वहाँ पर मैं ऑटोमेटिक आपको व्याख्या बता दूंगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि श्रीलंका भारत से किस संधि द्वारा अलग होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पाक जल संधि सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो श्रीलंका भारत से किस संधि द्वारा अलग होता है, तो ये पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया है बिरजू महाराज, या फिर गुरु बिपिन सिंह, या फिर गोपी कृष्ण, या फिर उदय शंकर। तो कौन सा ऑप्शन सही है सोचिए, ठीक है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही होगा, उदय शंकर को, ठीक है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है, तो ये उदय शंकर को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि चेंचेस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। यानी हमें यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि चेंचेस अनुसूचित जनजाति है जो भारत से किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल दिया है, नागालैंड दिया है, केरल दिया है और तेलंगाना दिया है, ठीक है। तो जो चेंचेस अनुसूचित जनजाति है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यानी दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अब आपको पता है शास्त्रीय नृत्य कितने, तो 8 है, ठीक है। कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 है। हमें यहाँ पर कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा वाला, तो ऑप्शन देखेंगे भरतनाट्यम दिया है, कथक दिया है, गरबा दिया है और मणिपुरी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। गरमा हमारा यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे दिया, यहाँ पर हमें भरतनाट्यम दिया है, तो ये हमारा कहाँ का है, तो ये हमारा तमिलनाडु का है, ठीक है। किस राज्य का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। उसके बाद यहाँ पर कथक दिया है, तो कथक किस राज्य का है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश आपको देखने को नहीं मिले ऑप्शन में तो आप यहाँ पर पंजाब लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें मणिपुरी दिया है, तो नाम से ही स्पष्ट है ये मणिपुर का ही है, ठीक है। कहाँ का है, मणिपुर का है। तो हमें यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो गरबा नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। में ऑप्शन में दिया है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, या फिर 31 अक्टूबर, या फिर 14 नवंबर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जो कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है ये प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा 2 अक्टूबर को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, 15 अगस्त दिया, तो ये हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर 31 अक्टूबर दिया है, ठीक है। इस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय यहाँ पर एकता दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 14 नवंबर, ये तो आपको पता ही होगा, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि असद अली खान किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। यानी प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमें असद अली खान किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है रुद्र वीणा, या फिर सितार, या फिर वायलिन, या फिर तबला। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा ये हमें चुनना है, ठीक है। तो देखिए असद अली खान ये किसको बजाने के लिए जाने जाते थे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, रुद्र वीणा को, ठीक है। असद अली खान किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे, तो हमारा रुद्र वीणा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। यानी दोस्तों राजीव गांधी खेल सम्मान जो मिलता है, यानी कि रत्न सम्मान मिलता है, उसके सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि सबसे पहले किसको मिला था, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें दिया है यहाँ पर विजय अमृतलाल दिया है, पीटी उषा दिया है, सचिन तेंदुलकर दिया है, उसके बाद विश्वनाथन दिया है, ठीक है। विश्वनाथन
आनंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये हमें चुनना है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता ये कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको याद करते हुए चलिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन दिया है श्रावण दिया है, शरद दिया है, कार्तिक दिया है, आषाढ़ दिया है। तो इसका सही जवाब क्या है, ये आप सोचिए। ठीक है, बताइए। देखिए इसका पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, क्योंकि सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा, श्रावण महीने में। ठीक है, कौन से श्रावण महीने में, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें ऑप्शन में दिया है हरियाणा दिया है, गुजरात दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, फिर राजस्थान दिया है। ठीक है, तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है, ये हमें बताना है। तो अब देखिए ये तो सरल सा प्रश्न आपको पता होगा, जो भीमबेटका गुफा ये किस राज्य में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, यानी कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, ये तो आपको पता है या फिर आप कंफ्यूज भी हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, केबुल। ठीक है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कि क्या है, एक तैरता हुआ एकमात्र है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सी झील में है, तो ये हमारा यहाँ पर कहाँ पर है, तो मणिपुर के लोकटक। ठीक है, मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पर है, तो मणिपुर के लोकटक झील में ये स्थित है, तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, भारत और विश्व का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। तो कौन से राज्य में, तो मणिपुर, और मणिपुर के अंदर लोकटक झील में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी हमें ऑप्शन दिया है करनाल दिया है, आनंद दिया है, लखनऊ दिया है, पालमपुर दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही जवाब है, ये आपको चुनना है। ठीक है, क्योंकि देखिए परीक्षा में भी आपको इसी टाइप के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और वहाँ पर आपको एमसीक्यू में ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस आपको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, डेली आपको अलग अलग ये हर प्रश्न आपको हर टॉपिक को देखने को मिले। ठीक है, आपको यहाँ पर हर टॉपिक को प्रश्न देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर एमसीक्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, करनाल। अब देखिए करनाल कहाँ पर है, तो करनाल हमारा कहाँ पर है, तो आपको होगा यहाँ पर हरियाणा में। करनाल कहाँ पर पड़ता है, तो ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन हमारा आपको करनाल देखने को नहीं मिले, ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और आपको यहाँ पर करनाल ऑप्शन में देखने को नहीं मिले, फिर आपको क्या लगाना है, हरियाणा लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, यानी दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सबसे पहला कौन सा था, ये प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है ग्रामीण बैंक, आरोहण बैंक, या फिर प्रथमा ग्रामीण बैंक, या फिर विकास बैंक। तो ये सबसे पहला कौन सा था, ये आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो ये हमारा प्रथमा ग्रामीण बैंक था। ठीक है, कौन सा था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। अब ये कहाँ पर था, तो आप कहोगे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर आप यूपी से है तो आपको यूपी से हो तो आपको पता होगा कि प्रथमा ग्रामीण बैंक ये यूपी के मुरादाबाद का है। ठीक है, कहाँ का, यूपी के मुरादाबाद का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। स्थान पूछे तो मुरादाबाद, कौन सा वाला स्थान, मुरादाबाद। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एमपी के पीएससी में पूछा गया। ठीक है, एमपी स्टेट पीएससी में पूछा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है, यानी कि एआई की शाखा क्या है, ये प्रश्न पूछा है। आपको यहाँ पर पता है एआई अभी अभी आया है, लेकिन इसके भी प्रश्न अभी यहाँ पर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिया हूँ कि एआई की शाखा क्या है। तो ऑप्शन दिया है नेटवर्क डिजाइन,
या फिर साइबर फोरेंसिक्स या फिर फुल स्टैक डेवलपर या फिर मशीन लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप चुनिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मशीन लर्निंग, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे यहाँ पर आप तो ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन लगा के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको अगर खुद से सोचना है तो 1 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लीजिए और सही ऑप्शन सोचिए, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिस करना है कि आप 10 या 15 मिनट में 20 प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करो, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पर परीक्षा में कम से कम 10 या 15 मिनट में सभी प्रश्नों को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पर एआई की शाखा क्या है, तो ये मशीन लर्निंग है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। अब यहाँ पर भूमि साझा करने का मतलब क्या है, तो आपको देखिए जो कितने देशों की भारत के साथ सीमा लगती है, कितने देश की भारत के साथ सीमा लगती है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा, 7 देशों के, ठीक है। अगर आपको इन 7 देशों के नाम पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से 7 देश से जो कि भारत से इनकी भूमि साझा करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 7 देश कौन कौन से, ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया है गंगादास या फिर हरिवंश राय बच्चन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या फिर यहाँ पर देवकी नंदन खत्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एसएससी और रेलवे में एक पुस्तक के लेखक भी पूछते हैं, ठीक है। यानी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए मैं हर टॉपिक का प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 20 प्रश्न दे रहा हूँ, लगभग आपको 18 से 19 यहाँ पर टॉपिक के प्रश्न है, सभी अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर जो गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। ये हमारा कौन सा वाला, सी वाला रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला, गीतांजलि पुस्तक पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी हो यानी कितनी होती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है। ये सीजीएल में पूछा गया था प्रश्न। अब यहाँ पर अगर आपको पता भी होगा फिर भी आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी नहीं होगा और ऑप्शन हमारा डी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा ऑप्शन भी एलिमिनेट करना सीखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर एमसीक्यू लेके आएंगे और यहाँ पर आपको मैं व्याख्या ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए आपकी आदत क्या होना चाहिए, आपको सीधे एमसीक्यू मिले और एमसीक्यू में आपको ऑप्शन सही लगाने की आदत बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि व्याख्या वाले कहीं सारे आपको प्रश्न मिलेंगे, कहीं सारे यूट्यूब आपको बताएंगे, हर यहाँ पर आपको हर विकल्प का निचोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों उस निचोड़ से आप क्या करते हो, एग्जाम में भी वही निचोड़ निकालने लगते हो। एग्जाम में क्या करते हैं, जैसे आपको एक प्रश्न मिला एमसीक्यू का, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, आप चारों ऑप्शन को पहले तो समझोगे ये ऑप्शन ऐसा, ये ऑप्शन ऐसा, ऐसे में आपका समय बर्बाद होता है। इसीलिए आप फटाफट से एमसीक्यू सोल्व करने का तरीका सीखिए, ठीक है। जैसे हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब होगा 28 इंच, ठीक है। कौन सा होगा, 28 इंच। अब यहाँ पर मैंने ये वाला क्यों छोड़ा, तो यहाँ पर देखिए जो 38 इंच दिया है ये क्या है, तो ये बेट की लंबाई है, ठीक है। क्या है, ये बेट की लंबाई, याद रखना बेट की क्या है, लंबाई 38 इंच ही है। अगर आपको चौड़ाई पूछे, ठीक है, ये तो क्या है, तो ये हमारी लंबाई, ये क्या है, लंबाई है। अगर आपको यहाँ पर चौड़ाई पूछे, ठीक है, क्या पूछे, अगर आपको चौड़ाई पूछे, बेट की चौड़ाई, याद रखना बेट की चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर 4.25 इंच, कितनी, 4.25 इंच इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न है। पहला तो स्टंप की ऊंचाई तो 28 इंच, उसके बाद बेट की लंबाई तो 38 इंच और बेट की चौड़ाई तो 4.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, यानी आपको पता है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। यानी इससे पहले योजना आयोग थी, उसे हटाकर किसने, नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किया है, ठीक है। अब ये कब किया है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था, कब, 2015 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको सन पूछे, अगर आपको सन याद है तो मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी मुझे तो पता है कि इसका सन भी याद है, ठीक है। लेकिन आपको अगर पता है नीति आयोग का गठन किस सन तो आपको पता है यानी कि तारीख, ठीक है, तारीख मुझे कमेंट करके बताइए किस तारीख को और कौन सा महीना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को किस दिन अपनाया गया था, यानी दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को किस दिन अपनाया गया था, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त
1952, या फिर 26 जनवरी 1959, या फिर 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो आपको पता है अशोक स्तंभ। ठीक है, कौन सा है? अशोक स्तंभ। कौन सा है? अशोक स्तंभ। ठीक है, उसको कब अपनाया गया है ये प्रश्न पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला यहाँ पर? डी वाला। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। क्या अपनाया था? तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? यानी दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप किस में कंफ्यूज होंगे? देखिए गेहूँ तो आप लगाओगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन बाजरा भी नहीं लगाओगे, आप इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा ये आप सोचिए। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर किसी ने अगर सी लगाया हो तो ये बात देखिए, अगर आप यहाँ पर इतिहास में अगर पढ़ा होगा, यहाँ पर आपने पूरा पाषाण काल नौ पाषाण काल में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको जो चावल वहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये मानव द्वारा नहीं था। ठीक है, मानव द्वारा नहीं था ये प्रयुक्त, ये किसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही। अगर आपको बी देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो देखने को नहीं मिलता है, फिर आप चावल लगा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मानव द्वारा हमारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो जो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी? अब देखिए आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। करंट से भी देखने को मिल रहे, जियोग्राफी से देखने को मिल रहे, इतिहास से देखने को मिल रहे, फिर आपको अर्थव्यवस्था से देखने को मिल रहे। सभी के प्रश्न में बता रहा हूँ आपको, सभी टॉपिक के जैसे ही परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, अलग अलग टॉपिक के वैसे ही प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर। ठीक है, कितना? ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब देखिए आपको ये MCQ प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।